नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सादिया नूर और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला अनकही बातों का। मैनेजमेंट जो अगर ठीक तरीके से किया जाए तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ परिणामों का आना तय है। और आज हमारे साथ रूबरू में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने पिछले 20 सालों से बिजनेस और फिनेंस दोनों को मैनेज करने में अपनी बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। 8 साल तक करीब 3000 करोड़ की अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की डायरेक्टरशिप संभालने के बाद अब वे पिछले 2 सालों से सीए एसोसिएशन ऑफ काशीपुर की प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं। स्वागत करते हैं मुरादाबाद ब्रांच के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर मिस्टर नवीन अरोरा जी का। नमस्कार सर, वेलकम टू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मैं आपको दिली मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज सुबह जब मैंने अखबार उठाया तो उसमें बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ लिखा हुआ था कि आपको मुरादाबाद ब्रांच सीए इंस्टीट्यूट का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और ये हमारी जो मुरादाबाद ब्रांच है ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ब्रांच ऑफ दिस एरिया है और इसकी रेंज जो है मुरादाबाद, रामपुर, काशीपुर कुल मिला के 700 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि मैं ऐसी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन। ये बल्कि काशीपुर वालों के लिए भी गौरव की बात है। जी बिल्कुल। आपके इसी अनुभव से मैं जानना चाहूँगी कि मैनेजमेंट को, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिफाइन करते हुए देखा है आपके सहयोग के द्वारा, अपने 20 सालों के एक्सपीरियंस से आप क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन कहाँ से कहाँ आ चुकी है आज के वक्त में? मैनेजमेंट अगर आपको याद हो हम सब लोगों ने ग्रेजुएशन करते हुए मैनेजमेंट को पढ़ा है कि पीटर एफ ड्रेकर ये लिख गए हैं, ये लिख गए हैं। वो सब 200 साल पुरानी चीज़ें हैं। एट दैट टाइम मैनेजमेंट वाज बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड, कि व्यापार को मैनेज करने को मैनेजमेंट कहा जाता था। अब मैनेजमेंट की कंसेप्ट बिल्कुल बदल चुकी है। मैनेजमेंट की कंसेप्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा किसी भी काम को सीमित संसाधनों में एक अच्छे ढंग से और एज ए परफेक्शनिस्ट करना मैनेजमेंट है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आज के युग में, अब छोटा सा एग्जांपल है, अभी तक हम बात करते हैं इंडस्ट्री मैनेजमेंट की, बिजनेस मैनेजमेंट की, ट्रेडर मैनेजमेंट की। अगर आज हम देखें तो सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई है। जिस ढंग से मीडिया, फेसबुक और ये ट्विटर, इंस्टाग्राम आप सबको डेली किसी न किसी रूप में प्रभाव में ला रहा है, कई बार अच्छा बुरा। तो अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट में लाना, अपने माइंड को मैनेज करना, नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। तो रेगुलर मैनेजमेंट है, एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस चलाता है, अपनी माल खरीदता है, बनाता है, बेचता है, फाइनेंस मैनेजमेंट करता है। अभी तक हम मैनेजमेंट सब उसको मानते थे। अब जो मैनेजमेंट की कंसेप्ट है वो पूरी बदल चुकी है। आज दुनिया में हर जगह मैनेजमेंट है। अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग को मैनेजमेंट से जोड़ देंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैनेजमेंट आपकी जीवन के हर क्षेत्र में है। से फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे सुबह 11 बजे का टाइम दिया, मान लीजिए, आपने उस हिसाब से अपना दिन मैनेज करा। मैंने आपको कहा कि नहीं सादिया, मैं 11 बजे नहीं आ सकता, मैं लंच के बाद आऊँगा। आपने अपने आप को मैनेज किया। आप अपने घर में मदर को काम करते हुए देखते हैं, हाउस वाइफ है, वो सुबह 7 बजे से शाम के 9 बजे तक सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं। वो भी मैनेजमेंट है। सिर्फ समझने का फ़र्क है कि मैनेजमेंट को अभी तक जिस तरीके से हम लेते हैं, मैनेजमेंट उससे बहुत आगे बढ़ चुका है और जीवन के हर क्षेत्र में मैनेजमेंट है। अगर आप उसको मैनेज कर लें, एवरीथिंग, योर लाइफ, योर डे टू डे रूटीन, तो आप कामयाब हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस को लेके होता है। एवरीवेयर इट इज़ मैनेजमेंट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। हाँ, इट्स यस। आप बिना मैनेजमेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी कहा कि आप अगर अपना पूरा दिन प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते तो आप शाम को आके स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट सब जगह है, सब जगह, छोटी से छोटी चीज़ में और हर जगह मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। सर, पिछले 2 सालों में क्योंकि कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दे दी, हर एक चीज़ का मैनेजमेंट, फिर चाहे वो कुछ भी हो, बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। देश की जीडीपी इतनी डाउन चली गई है। अगर इसी अर्थव्यवस्था की हम सही कहें या बेहतर होने की कल्पना कितने वक्त में की जा सकती है? मैम, अगर ऑनेस्टली बोला जाए और जो डाटा हमारे पास है, अर्थव्यवस्था आपकी इकोनॉमी जो है फुली रिकवर्ड है। अगर सितंबर 2021 के जीडीपी की बात करी जाए तो जो डाटा अवेलेबल है दैट इज़ क्वाइट गुड। 8.2% की हमारी जीडीपी ग्रोथ है, विच इज़ आई थिंक हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और करंट ईयर में ऑल द गुड रेटिंग एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड
फिंच और जितनी भी मूडीज़, ये सब लोगों ने हमारी जीडीपी ग्रोथ 9% और 9.2% प्रेडिक्ट किया है। इवन आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग 9.2% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। तो वी हैव ऑलमोस्ट रिकवर्ड। तो ऐसा नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन पैटर्न बहुत अच्छा है और इस वजह से जीडीपी मतलब जो भी ग्रोथ आनी थी या जो हमें रिकवरी में टाइम लगना था वो लग चुका है। नाउ वी आर ऑन द फास्ट ट्रैक, कोई इशू नहीं है। जीडीपी हैज़ रिकवर्ड, इकोनॉमी हैज़ रिकवर्ड। मीन्स इट हैज़ ऑलरेडी रिकवर्ड। यस यस यस, इज ऑलरेडी रिकवर्ड। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। बस परेशानी थोड़ी सी ये चल रही है, चूँकि क्रूड प्राइसेस बढ़ गए हैं और हमारा क्या हो रहा है कि उससे थोड़ी से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, तो प्रॉफिट के ऊपर दबाव है। प्रॉफिट मार्जिन कम है इस टाइम पिछले 2 क्वार्टर से, तो ये अभी रहेगा, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती है। आपका हाउस होल्ड इम्पैक्ट होता है, ऐसे इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। तो दिस इज़ द ओनली, इट्स अ वेरी स्मॉल पॉइंट। जैसे ही इन्फ्लेशन कम होगा, कंपनीज की बैलेंस शीट्स ठीक होंगी और सब ठीक हो जाएगा। सर, एक सवाल मेरे मन में अभी आया, क्योंकि रिकवरी की बात चल रही थी। अभी हाल ही में एक केस सामने आया है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी का। आए दिन हम देखते हैं कभी कहीं कोई बैंक का स्कैम हो गया, कभी कहीं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट बैंक हो, येस बैंक हो, या फिर विजय माल्या जी से लेकर नीरव मोदी तक का केस हो। क्या लगता है कि बैंकिंग सिस्टम कहाँ लैग कर रहा है, या फिर सरकार क्या कदम उठाकर इन सब पूरे सिस्टम को सही कर सकती है? नहीं, बैंकिंग सिस्टम हमारा फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम कहाँ है कि जब भी हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं, सपोज अगर इफ आई टेक इट फ्रॉम हर्षद मेहता कांड टिल दिस एबीजी शिपयार्ड, हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत है। बैंकिंग सिस्टम में कहीं कोई कमी नहीं है। होता क्या है, व्हेन वी डेवलप ए सिस्टम, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं, जिसका कुछ लोग फ़ायदा ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को ऑडिट में तो डाल देते हैं, लेकिन उसका ऑडिट का जो पैरामीटर्स है हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि आपको ये एरिया ऑडिट करना है। जैसे अभी आपने एक छोटा सा केस आया है, सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, कि एक बिहार के बच्चे ने गूगल में कमी पकड़ी। तो अगर बैंकिंग इस ढंग से काम कर ले, इफ दे हायर आउटसाइड एजेंसीज कि भाई हमारे सिस्टम के फ्लॉ को चेक करो, जिसमें उनका मतलब एक ऑनेस्ट ओपिनियन आता रहे, तो सिस्टम है मैम, जब भी नया सिस्टम बनेगा 100 चीज़ें डेवलप होती हैं, एक कहीं कमी रह जाती है और कोई उसका फ़ायदा ले जाता है। जहाँ तक एबीजी शिपयार्ड की बात है, ये आज मीडिया की देन है। एक्चुअली दिस अकाउंट आई थिंक बिकेम एनपीए इन 2012 और 13। बैंकों ने इसकी प्रोविजनिंग भी कर दी है, अपनी बुक से राइट ऑफ कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ कि आरबीआई ने इसके फॉरेंसिक ऑडिट कराया कि भाई वाई दिस अकाउंट बिकेम एनपीए। तब वहाँ से उनकी फाइंडिंग ये आई कि भाई यहाँ से प्रमोटर्स ने फंड डाइवर्ट किए हैं, इस वजह से ये मतलब ये घोटाला हो गया। जबकि आज का ये केस नहीं है, केस 10 साल पुराना है। यानी कि इसे सामने लाने में वक्त लगा है। हाँ, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चल रही है, इसको ऐसा कह सकते हैं। केस तो ये आई थिंक 2014 में एनपीए हुआ और बैंकों ने अगले 5 साल में इसका प्रोविजनिंग करके किसी भी बैंक को आज की डेट में उसका लॉस बुक नहीं करना पड़ा है। ये 5-6 साल पुराने सारे केसेस हैं। सर, आपको तो 20 सालों का अनुभव है। अभी हाल ही में यूनियन बजट की पेशकश की गई है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि बजट कितना सही है या कितना और बेहतर हो सकता था? अगर हम पहली बार बात करें इन द लास्ट 20 ईयर्स, आज तक अगर आप कभी बजट को देखते थे तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन आती थी, क्या महंगा क्या सस्ता, इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली। हम लोगों के लिए, सबके लिए बजट वहीं तक सीमित था। इस बार अगर आपने बजट के नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो कोई ऐसी खबर नहीं थी, क्योंकि ये विजनरी बजट था। इन्होंने आगे 10 से 20 साल का पाथ तय कर लिया। तो इन्होंने हमें कोई इंसेंटिव ऐसा नहीं दिया। हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे कि कोई ना कोई सेस ये लाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगभग 50,000 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन पे खर्च किया है। तो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग आइदर इंडस्ट्री के ऊपर ये बर्डन डालेंगे या यहाँ बर्डन डालेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं, कोई भी किसी के ऊपर बर्डन नहीं डाला। सेकेंडली, जो चीज़ें मीडिया में नहीं आई, क्योंकि सब लोग इसी ढंग से बजट को देखते हैं, गवर्नमेंट ने इस बार बजट में बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न कर दिए हैं कि जैसे सपोज एक क्रिप्टो करेंसी बहुत इस टाइम फैशन में है, जिसे हम कहते हैं। तो अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वेदर इट इज़ लीगल और इलीगल। तो गवर्नमेंट ने इस बार इसको टैक्स ब्रैकेट में लाके ये तो साइन दे दिए हैं
कि भाई नाउ वी आर प्लानिंग टू मेक इट लीगल। अभी उसकी गाइडलाइंस आनी है, जैसे ही वो गाइडलाइंस आएंगी अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस बार बात करी है ब्लॉकचेन बेस्ड आप क्या कहेंगे डिजिटल करेंसी की। तो गवर्नमेंट का इस टाइम जो फोकस है वो डिजिटल और इसके ऊपर है। और PLI स्कीम्स जिसे आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम कहते हैं, गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट किया है। हालांकि इसका फ़ायदा बड़े उद्योगों को मिल रहा है, लेकिन इससे एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेशन बहुत हाई होने वाला है। तो बजट नो डाउट इज़ वेरी विजनरी। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेके जो हमारे हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने अलग से बहुत ज़्यादा फंड बनाए हैं। आई थिंक 400 से ज़्यादा न्यू ट्रेन्स की बात गवर्नमेंट ने करी है। किसानों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करी है। तो बेसिकली दिस ईयर बजट इज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड रहता कि अगले 10 से 20 साल में हिंदुस्तान कहाँ जाएगा। आगे का पूरा विजन क्लियर कर दिया। आगे का गवर्नमेंट ने पूरा विज़न क्लियर कर दिया है इस बजट से। और बाकी बहुत सारे माइनस मतलब प्लस माइनस चलते रहते हैं। भाई आप समझिए गवर्नमेंट ने करीब 350 प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है कि जिससे कि लोग इंपोर्ट पे कम जाएं और अपना देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो और हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट ने इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए हैं। और रोज़ पेपर मीडिया में आ रहा है टेस्ला इंडिया में आना चाह रहा है, बट गवर्नमेंट इज़ वेरी रिजिड। मतलब दे आर बार्गेनिंग विद हिम कि आप यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करो, देन ओनली वी विल अलाउ यू टू एंटर हेयर। गवर्नमेंट इज़ डिस्करेजिंग इम्पोर्ट। तो देखिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगले 2 से 5 साल में होपफुली इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल सर, हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। और मुझे लगता है आपने इस बजट को बहुत शॉर्ट और अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दिया। एक आखिरी सवाल सर, जो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स चाह रहे होंगे कि मैं आपसे करूं, जितने भी न्यू स्टार्टअप्स को लेके लोग सोच रहे हैं, नए नए आइडियाज़ के साथ लोग आगे आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रैटेजीज़ को लेकर या उनके बिजनेस को लेकर क्या टिप्स या सजेशंस आप देंगे? कुछ नहीं, अगर आपको याद हो अभी मेरे ख्याल से बजट वाले दिन ही मोदी जी ने बताया था कि हमने 91 यूनिकॉर्न पैदा किए हैं। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? 1 बिलियन कैपिटल 1 बिलियन वैल्यूएशन कंपनी। 1 बिलियन आप मानिए 7500 करोड़ की कंपनी जो इनिशियल स्टार्टअप्स थे और दे विद इन ए पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स वो यूनिकॉर्न बन गए। स्टार्टअप्स आज हिंदुस्तान जो है, अगर हम बात करें तो स्टार्टअप्स का गढ़ है वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया के सबसे अच्छे स्टार्टअप्स यहाँ हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि थोड़ा सा हमें ये डर लगता है कि जो स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन है वो बहुत हाई जा रहा है। कोई भी कंपनी जो 100 करोड़ के टर्नओवर पे है उसका 7,500 करोड़ का वैल्यूएशन कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं होता। अगर इस चीज़ को आप ऐसे देखेंगे कि अभी हमारे कुछ IPOs आए, जैसे आप कहते हैं पॉलिसी बाजार का आया, आई थिंक जोमेटो का आया एक, और एक नाइका का आया है। आज जितने भी और 5-7 और IPOs आए हैं, वो IPOs क्या रहे कि वो 100 रुपये पे सपोज वो IPO आया, 1 रुपये का शेयर 100 रुपये पे लिस्ट हुआ और आज वो उससे 20-30-40% नीचे आ गया है। इसका मतलब कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत हाई थे। तो स्टार्टअप्स में सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम वैल्यूएशंस की तरफ ना जाएं। अगर हम वैल्यूएशंस की तरफ जाएंगे तो जो बेसिक कंटेंट है वो हमारा मिस कर जाएगा। हम लोगों को रेदर क्वालिटी और दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हम कंपनी की लेके आएँ, ना कि हम वैल्यूएशन को फोकस करें कि आज हमने एक यूनिकॉर्न बनाना है। अगर हम ऐसा चलेंगे तो हो सकता है ये यूनिकॉर्न क्या इससे 10 टाइम्स भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे व्यूअर्स को इतनी स्ट्रॉन्ग और बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ बताने के लिए, टिप्स देने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि ये आज का इंटरव्यू बहुत से व्यूअर्स को आगे चल के हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आज रूबरू को अपना वक्त देने के लिए। हमारे प्यारे दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया है जाने का। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ज्ञान वार्ता।